Welcome once again to our nuclear physics series. Today we are going to discuss about the new chapter, that is the radioactive. In that radioactive, first of all we are going to see the radioactive decay. So we know very well the radioactive elements is a more unstable nuclei in our environment. Whenever they are want to stable, they emit such kinds of the radiations called as the alpha, beta, gamma. So today we are going to discuss first of all what is the radioactive decay. So firstly, जो stable nuclides होते हैं, that's having the Z or N combinations, we know any kinds of the elements like that having the such kinds of the structures, that means they have the Z as well as A. So in case of that A, the neutrons are present. So neutrons are present. That means they have the combinations of protons as well as the neutrons. So the nuclides having the different kinds of the Z as well as the N values, or the combinations of Zn in a different manners which are present in a natures, as well as we are preparing well in our laboratory. So in case of that, the radioactive decay, we are discussing two main processes to which unstable nucleus decay. So first of all we are going to see here, that is the alpha decay. The alpha decay here, that is the first one, we see the alpha decay. So अल्फा डीके क्या होता है? वी नो वेरी वेल कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं वो खुद को स्टेबल्स करने के लिए कुछ रेडिएशंस, कुछ पार्टिकल इमिट्स करते हैं. तो जब वो एलिमेंट्स, जब वो अनस्टेबल न्यूक्लियस अगर अल्फा पार्टिकल को रिड्यूस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अल्फा पार्टिकल को रिड्यूस कर रहे हैं. इट मींस द अल्फा पार्टिकल्स को वो क्या कर रहे हैं? इमिट्स कर रहे हैं. इट्स इन प्रोटॉन नंबर एज वेल एज द न्यूट्रॉन नंबर्स, उसके अकॉर्डिंग वो उसको इमिट्स कर रहे हैं. तो अल्फा डीके की प्रोसेस कैसे होती है? सिंपल मैं आपको समझा देता हूं. यहां पे माना कि ये एक एलिमेंट है हमारे पास, ये वाला एलिमेंट है. इसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट? ये होता है आपका A माइनस जेड इज इक्वल टू आपका न्यूट्रॉन निकलता है. ये तो आप लोगों को पता है. तो इसके अंदर क्या होता है? इसको कहा जाता है पेरेंट्स न्यूक्लियाई. इसको क्या कहा जाता है? पेरेंट्स न्यूक्लियाई कहा जाता है इसको. अब ये जो पेरेंट्स न्यूक्लियाई है, ये पेरेंट्स न्यूक्लियाई जब अल्फा डीके के अंदर प्रोसेस होता है तो वो एक डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करता है, जो कि उसका जो कॉम्बिनेशंस आता है वो आता है कि जो इसका Z है वो Z रिड्यूस होता है 2 से, और जो A होता है वो रिड्यूस होता है 4 से. तो ये कहाँ गया? ये आ गया यहाँ पे आपका अल्फा पार्टिकल्स. उसने जो भी इमिट किया है, वो कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया. दैट इज कॉल्ड एज द अल्फा पार्टिकल्स. ये क्या है? ये पेरेंट्स न्यूक्लियाई बोल सकते हैं, ये डॉटर न्यूक्लियाई बोल सकते हैं. आप इसको डॉटर न्यूक्लियाई बोल सकते हैं. सिमिलरली क्या होगा? अगर ये पेरेंट्स न्यूक्लियाई, तो इसका मतलब ये क्या है? ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई है. ये क्या है? अनस्टेबल न्यूक्लियाई है जो खुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है. और तो ये क्या हो गया? ये आ गया हमारे पास मोर स्टेबल न्यूक्लियाई. ये क्या आ गया हमारे पास? मोर स्टेबल न्यूक्लियाई आ गया. अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? थोड़ा सा और अल्फा डीके जो है वो हमारा समझने की कोशिश करते हैं. अब इसके अंदर क्या हो गया? ये जो आपका मोर स्टेबल न्यूक्लिया है, इसके अंदर इसके कंपेरेटिवली इस जेड की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या हो रही है?
चेंज हो रही है। वो क्या हो रही है यहाँ पे, z की वैल्यू चेंज हो रही है। दैट मीन्स दीज एलिमेंट्स हैव चेंज्ड इटसेल्फ। वो क्या कर रहा है खुद को, वो एलिमेंट खुद को क्या कर रहा है, वो वहां पे चेंज कर रहा है। और जो केमिकल सिंबल्स हम लोग दे रहे हैं इसको, ये कैसा होकर आएगा, यहाँ पे एक रेसिडुअस न्यूक्लियस बोल के बाहर आएगा, जो कि ओरिजिनल न्यूक्लियस से थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पे चेंज दिख रहा है। दैट मीन्स दे हैव द सिंपल चेंज देयर वैल्यू ऑफ A एज वेल एज वैल्यू ऑफ Z। अब एक बार फिर से मैं बताता हूं, ये क्या है, ये हमारा अल्फा डीके है। इट इज द प्रोसेस ऑफ द रेडियो एक्टिव डीके। ये रेडियो एक्टिव डीके की एक सिंपल क्या है, प्रोसेस है। अब जो भी न्यूक्लियस है हमारा, ये स्टार्टिंग वाला न्यूक्लियस, हम लोगों ने इसको क्या नाम दिया था, पेरेंट न्यूक्लियाई नाम दिया था। तो उसने क्या किया, उसने रिजल्टेंट में आपको एक डॉटर न्यूक्लियाई दिया, सिमिलरली उसके साथ क्या दिया, आपको एक अल्फा पार्टिकल दिया। अब इसी इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर एलिमेंट लेकर इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अब एक एलिमेंट ले लो, चलो ले लो बिस्मथ, ले लो Bi। अब ये बिस्मथ का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें याद होना चाहिए। इट इज नथिंग बट दी 83 उसका प्रोटॉन नंबर आता है और 212 उसका मास नंबर आता है। तो हमने क्या देखा था, हमने अल्फा डीके में देखा था, ये जो हमारा पार्टिकल होता है, ये वाला जो पार्टिकल होता है, ये पेरेंट जो है वो रिएक्ट करने के बाद, वो खुद को स्टेबल करने के बाद वो क्या करेगा, इसको A को 4 से माइनस करेगा, Z को 2 से माइनस करेगा, और एक अल्फा पार्टिकल यहाँ पे वो क्या करेगा, इमिट्स करेगा। तो सिमिलरली ये तो हमें पता है, ये यहाँ पे इतना आ गया, ये तो हमें पता है ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ गया, ये बात तो सच है। अब इसके अंदर से हमें क्या करना है, 4 जो पार्टिकल है उसको माइनस करना है। 12 में से 4 गया, कितना आ गया, 208 आ गया। अब ये क्या था, 83 में से हमको कितना माइनस करना है, Z में से हमें -2 करना है, तो ये आ गया 81। तो ऐसा जो एलिमेंट निकल के आता है वो होता है थैलियम, दैट इज Tl। वो क्या होता है, थैलियम। अब इसके अंदर समझने की एक बात है, ये जो हमारा Bi है ये क्या है, सिंपल। ये वाला क्या है, ये वाला हमारा आता है पेरेंट्स न्यूक्लियाई। ये क्या है हमारा, पेरेंट्स न्यूक्लियाई है। उसके बाद इस पेरेंट्स न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है हमारा, Z है। ये क्या है हमारा, A है। उसके बाद क्या आ गया, ये आ गया आपका डॉटर न्यूक्लियाई आ गया। कौन सा आ गया, ये डॉटर न्यूक्लियाई आ गया। इस डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर ये क्या है, Z। ये कितने से डिक्रीज हुआ है, ये -2 से डिक्रीज हुआ है। ये क्या है, ये है हमारा A। ये कितने से रिड्यूस हुआ है, ये रिड्यूस हुआ है -4 से। और उसके बाद उसने क्या किया, यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल को इमिट्स किया। किसको इमिट्स किया उसने, एक अल्फा पार्टिकल्स को इमिट किया। अब क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अब इस एग्जांपल को अगर हम न्यूट्रॉन्स के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो एक बात तो हमें पता है, ये जो Z है ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास प्रोटॉन है। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन निकल के कितना आएगा, A-Z। तो ये कितना आएगा आपका 129 आएगा। तो सिमिलरली जब हम थैलियम के रिलेटेड बात करेंगे तो ये जो है ये आपका क्या हो गया, Z मानो क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो 208 क्या हो गया, ये 208 क्या है, 208 A है। तो हम लोग इसका A-Z निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, न्यूट्रॉन आएगा। तो वो कितना निकल के आएगा, 127। तो हम लोग एक बात यहां पे कंक्लूड कर सकते हैं, अगर हम एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई में से अगर हम अल्फा पार्टिकल को इमिट्स करवाते हैं तो वहां पे आपका जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रॉन रिड्यूस होगा 2 से। न्यूट्रॉन कितने से रिड्यूस होगा, 2 से रिड्यूस होगा। और ये जितने भी अल्फा डीके है, ये अल्फा डीके इट इज ऑकर्स इन ऑल न्यूक्लियाई with the mass number is nothing but the A is greater than the 210। ये वाला जो है ना, ये वाला बहुत ध्यान में रखना है बच्चों में। ये वाला हमें बहुत ध्यान में रखना है कि इसके अगर A की वैल्यू 210 से ज़्यादा आती है
तो ही हमें अल्फा पार्टिकल्स का इमिशन मिल सकता है। मानो वहां पे क्या मिलेगा, हमें अल्फा डीके मिलेगा। अब जो हेवी न्यूक्लियाई होते हैं, हेवी न्यूक्लियस है, दैट मीन्स दे हैव द अनस्टेबल। हमें पता है कि जितना हेवी न्यूक्लियस होता है उतना कैसा होगा, वो अनस्टेबल होगा। हमने कहां देखा था, हमने देखा था दिस इज नथिंग बट इन दी बाइंडिंग एनर्जी कर्व के अंदर हम लोगों ने देखा था, वो ग्राफिकली जो रिप्रेजेंटेशन किया था हमने उसके अंदर। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होता तो वो वीडियो फिर से देख लीजिए। सो दैट अब ये जो हेवी न्यूक्लियस है, हेवी न्यूक्लियस अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल होते हैं? बिकॉज ऑफ द कूलम रिपल्सिव फोर्स। किसके वजह से होते हैं वो? कूलम रिपल्सिव फोर्स की वजह से, बाय इमिटिंग द अल्फा पार्टिकल्स, that the nucleus is decreases its mass number to more toward their stability. सो अब इसकी रेस्ट एनर्जी की जब हम लोग बात करेंगे तो इसकी रेस्ट मास एनर्जी हमें पता है कि रेस्ट मास एनर्जी हम लोग किसके टर्म में मैक्सिमम देखते हैं? हम लोग उसको देखते हैं मैक्सिमम इन टर्म ऑफ द mc स्क्वायर के अंदर देखते हैं। अब जब रेस्ट मास एनर्जी की बात आती है तो हमने उसका डिफेक्ट मास भी पता है हमें, बराबर है। हम लोगों ने वो मास निकाला था, क्या था वो? उसके अंदर एक बात पता है हमें कि जो पेरेंट्स न्यूक्लियाई था हमारा, कौन सा था? दैट इज Bi 83212। अब इसका जो मास होगा, रेस्ट मास एनर्जी होगी इसकी रेस्ट मास एनर्जी जो भी होगी वो ग्रेटर होगी किससे? आपके Tl से एज वेल एज आपके हीलियम से। ये दोनों से कैसी होगी? वो लार्जर होगी, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों की एनर्जी इसके बराबर कभी भी नहीं होती है। इसके लिए तो हमने क्या निकाला था? रेस्ट मास, उसका सॉरी मास डिफेक्ट निकाला था, और अकॉर्डिंग टू दैट मास डिफेक्ट्स हम लोगों ने बहुत कुछ बातें वहां पे देखी थी। अगर ये दोनों का आप कॉम्बिनेशन कर लो तो उसका मास इसके बराबर नहीं आएगा, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की जो भी डिफरेंस मास एनर्जीज होती है ना, वो डिफरेंट मास एनर्जी हम लोगों को पता है कि वो यूटिलाइज होती है उसको बॉन्ड करने में, उसकी बाइंडिंग एनर्जी में। अब और थोड़ा सा अगर हम अल्फा डीके के रिलेटेड उसकी बात करते हैं तो एक बात यहां पे ध्यान में रखना है कि जो भी डिफरेंस रहेगा रेस्ट मास एनर्जीज का, जो कि इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशंस का हो या फाइनल प्रोडक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट का हो, उसको सिंपली कहा जाता है क्यू वैल्यू प्रोसेस। उसको यहां पे क्या नाम दिया गया है? इट इज नथिंग बट द क्यू वैल्यू प्रोसेस। क्या नाम दिया गया है उसको? क्यू वैल्यू प्रोसेस। अब ये जो क्यू वैल्यू प्रोसेस है इसको हम लोग और डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी नहीं। थोड़ा सा लॉ ऑफ सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन जब हमारा चौथा पांचवा आर्टिकल आएगा तब उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो क्यू वैल्यू प्रोसेस है वो ज्यादा डिटेल्स में देखेंगे। अब क्यू वैल्यू प्रोसेस कैसी होती है? सिमिलरली हम लोग क्या निकाल रहे हैं? हमने जैसा रेस्ट मास निकाला था ना, सेम वैसा ही है ये क्यू वैल्यू प्रोसेस। क्या होती है? माना कि ये जो यू आई है, ये यू आई आपका हो गया इनिशियल मास एनर्जी। ये क्या हो गया आपका? इनिशियल मास एनर्जी, जो कि रेस्ट मास एनर्जी है स्टार्टिंग वाली। और ये जो हो गया आपका, ये हो गया फाइनल रेस्ट मास एनर्जी। जब आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो आपको क्या मिलेगी? आपकी क्यू वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी? क्यू वैल्यू। और ये जो क्यू वैल्यू वाली जो डेफिनेशन है, ये वाली जो डेफिनेशन हम लोगों ने बनाई है, इट इज नथिंग बट द वैलिड ओनली फॉर द अल्फा प्रोसेस। अल्फा प्रोसेस के अंदर ही ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड होती है आपकी ऑल न्यूक्लियर प्रोसेस के अंदर। ये कहां होती है? आपकी ऑल न्यूक्लियर प्रोसेस के अंदर। अगर हम इसको सिंपली, अगर इसको हम लोग अल्फा डीके के की वैल्यू की अगर रेस्ट मास एनर्जी के प्रॉपर तरीके से अगर हम इसको देखेंगे तो ये कैसे लिखी जाएगी? ये सिंपल लिखी जाएगी, Q इज इक्वल टू M। ये हो गया आपका फर्स्ट वन, दैट इज M x, सॉरी हाँ बराबर है, x a माइनस 4 z माइनस 2। ओके क्यों? और इसको इजी बनाते हैं हम लोग, इनिशियल लेंगे ना, इसको क्या करेंगे हम लोग? इनिशियल लेंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग? इसको हम लोग इनिशियल लेंगे तो क्या हो गया? ये m इंटू एक्स
ए जेड, ओके, माइनस, अब ये हो गया आपका इनिशियल वाला। हम लोग को क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालते टाइम हम लोग क्या करेंगे, यम ये हो गया इसका। तो फाइनल वाला हम लोगों ने क्या निकाला था, दैट इज इसको भी मास आएगा, बराबर है ऑब्वियसली। तो ये क्या था, यक्स ए कितने से कम हुआ था हमारा, ए माइनस 4, जेड कितने से कम हुआ था, 2 से हो गया था। सो ये हो गया आपका ये माइनस। अब आपका जो अल्फा पार्टिकल आया था क्या आया था, इट इज 4He2 और ये हो गया आपका सी स्क्वेयर। तो ये निकल के आएगा आपका, इट इज द नथिंग बट द क्यूब वैल्यू ऑफ द अवर अल्फा पार्टिकल्स। तो सिंपली ये जो बाहर निकल के आ रहे हैं, जो कि अल्फा पार्टिकल्स जो बल्क मटेरियल से बाहर निकल के आते हैं, उसको ही हम कहते हैं दैट इज अल्फा रे। वो कुछ अलग नहीं होता है, वो होता है अल्फा रे। अब क्या करेंगे, ये हो गया आपका अल्फा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब देखेंगे बीटा डीके। अब क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे बीटा डीके देखेंगे, जो कि इसका दूसरा पार्ट आता है। और मैं आपको पहले ही क्लियर करूंगा, ये बीटा डीके पढ़ाते टाइम हम लोग क्या करेंगे, बीटा डीके के जितने भी आर्टिकल आते हैं, सॉरी बीटा डीके के जितने भी आर्टिकल आते हैं वो कंटिन्यूसली हम क्या करेंगे, इस बीटा डीके से ही आगे लेंगे। ऐसा मतलब नहीं है कि हम पहले फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के पूरे लेंगे और बाद में बीटा डीके लेंगे, नहीं। हम लोग क्या करेंगे, बीटा डीके स्टार्ट किया, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 3 फॉर्म ऑफ बीटा डीके लेंगे, बीटा फर्मी एनर्जी लेंगे, ये पूरे अलग मतलब बीटा के सब आर्टिकल्स हम लोग यहाँ पे खत्म करेंगे एक एक करके। चलो, अब बीटा डीके क्या होता है, बीटा डीके इट इज नथिंग बट द प्रोसेस in which either our neutron is converted into protons or protons which is converted into neutrons। अब ये मैं बोल रहा हूं तो ये किस लिए बोल रहा हूं, क्योंकि हमें बीटा डीके सिर्फ बीटा डीके नहीं देखना है। बीटा डीके के अंदर के जो 3 फॉर्म ऑफ बीटा डीके निकल के आते हैं, जो एक बीटा माइनस है, एक बीटा प्लस आता है, और चौथा जो आता है दैट इज द इलेक्ट्रॉन, सॉरी तीसरा जो आता है वो आता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर, जो कि 3 फॉर्म ऑफ बीटा डीके के अंदर हम लोग देखेंगे। तो वो सिंपल क्या करेंगे, हम लोग 1 बाय 1 स्टेप देखेंगे कि प्रोटॉन्स कैसे कन्वर्टेड होते हैं एज वेल एज न्यूट्रॉन कैसे कन्वर्टेड होते हैं। अब बीटा डीके की जब हम लोग बात करेंगे तो ये बात करते टाइम हम लोग क्या करेंगे कि उसको और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। जो पोर्शन रहता है रेडिएशंस का, जो कि इमिट होके आएगा रेडियो एक्टिव सोर्स से, that is strongly deflected by a magnetic field term that is called as the beta radiations। अब जो रेशो है बीटा डीके का, it is altered by the n by z। ये जो है ना, ये जो रेशो है n by z, ये वाला रेशो, it is altered in the बीटा डीके। अब बीटा डीके की प्रोसेस आती है, देखो यहां पे बीटा डीके में हम थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन जब 3 फॉर्म ऑफ बीटा डीके देखेंगे तो हमें और भी ज्यादा बीटा की इंपॉर्टेंस हमारे फिजिक्स के अंदर की समझ में आएगी। अब जो न्यूक्लियस है, मानो कि एक न्यूक्लियस है दैट हैविंग दी, इफ अ न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड विथ अ मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से एक कोई न्यूक्लियस बन रहा है, जो कि उसको क्या करना है, खुद को स्टेबल करना है। तो उसके अंदर क्या होगा कि न्यूट्रॉन्स ही न्यूट्रॉन्स को बनाएगा, क्योंकि ज्यादा बनाएगा तो वो थोड़ी ना बाहर से लेके बनाएगा, वो खुद के अंदर से बनाएगा, खुद को स्टेबल करने के लिए। तो यहां पे क्या हो रहा है कि जो आपका न्यूट्रॉन है वो खुद से कन्वर्ट हो रहा है, और ये जब वो खुद से कन्वर्ट होता है तो दैट मीन्स दे हैव फेस द वीक फोर्स, दे हैव फेस द वीक फोर्सेस फॉर ऑपरेटिंग न्यूट्रॉन और अ प्रोटॉन्स। वो खुद को ऑपरेट करने के लिए वहां पे क्या बनाएगा, एक खुद क्या बोलेंगे उसको, एक वीक फोर्स बनाएगा, क्योंकि उसको ज्यादा फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि उसका जो कन्वर्जन हो रहा है, उसकी जो प्रोसेस हो रही है, वो प्रोसेस कैसी हो रही है, इट सेल्फ हो रही है, दैट्स व्हाई। सो दिस कंसिडर, सबसे पहले क्या कर लेंगे हम लोग, ये बीटा डीके का एक एग्जांपल मैं आपको यहां पे देता हूं कि बीटा डीके कैसा फॉर्म होता है। मैंने क्या बताया कि दैट इज न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोटॉन्स। सो सिंपल, ये आपका न्यूट्रॉन से क्या हो रहा है, ये प्रोटॉन्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। न्यूट्रॉन्स किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ये प्रोटॉन्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। जब ये प्रोटॉन्स के अंदर कन्वर्ट होगा तो सिमिलरली वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स को एग्जिट्स करेगा, इमिट्स करेगा।
और सिमिलरली एक एंटी न्यूट्रिनो, ये जो सिंबल है दैट इज कॉल्ड एज द एंटी न्यूट्रिनो सिंबल्स, दे हैव द चार्ज लेस एज वेल एज द मास लेस क्वांटिटी। ये जो एंटी न्यूट्रिनो होती है वो। अब दो एंटी न्यूट्रिनो क्या है? दैट इज जीरो रेस्ट मास। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये फोटोन है। ये क्या है? फोटोन, क्योंकि फोटॉन्स को हमें पता है दे हैव दे नथिंग दी मास एंड इट इज ऑल्सो दी चार्ज। बस एक सिंपल बात यहां पे ध्यान में रखनी है, जो कि स्पिन क्वांटम नंबर आता है इसका, कौन सा वाला? स्पिन क्वांटम नंबर जो आता है इसका, ये स्पिन क्वांटम नंबर होता है इसका 1/2। 1/2। ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है। स्पिन क्वांटम नंबर कितना है इसका? प्लस और माइनस 1/2। अब इसको अगर हम लोग अगर एक आधे एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग देखने की कोशिश करेंगे तो एलिमेंट्स हम कैसा देखते हैं? x a z it gives y is equal, this gives the y। प्रोटॉन्स क्या हो रहा है? चेंज कर रहा है, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन्स को बढ़ा रहा है ना, और ये ए जो है आपका वो एक ऐसा होगा, स्टेबल होगा। ये क्या करेगा? बीटा माइनस। बीटा माइनस मतलब क्या आ रहा है? ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को इमिट्स कर रहा है। सिमिलरली एक यहाँ पे आएगा आपका एंटी न्यूट्रिनो। अगर इसको हम एक एलिमेंट्स के थ्रू अगर समझना चाहेंगे तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं आपका कार्बन, दैट इज C614। इट गिव्स, मैंने क्या बोला? एक से बढ़ रहा है प्रोटॉन्स, तो ये क्या होगा? 7 बराबर है क्या? देख लेना एक बार, बराबर है क्या? देख, सॉरी ये आ गया आपका एन आएगा, सोडियम नहीं आएगा, ये एन आएगा प्लस 7 प्लस ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा, और ये आ गया इसका एंटी न्यूट्रिनो। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं E0 माइनस 1। सो गाइस, ये था हमारा बीटा डीके। यहां पे हमारा जो छोटा सा आर्टिकल है रेडियो एक्टिव डीके का, वो यहां पे खत्म होता है। सो गाइस, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय योर डे।